आप देख रहे हैं नोएडा खबर। मैं विनोद शर्मा आज एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा कर रहा हूं जो आने वाले दिनों में लोगों के लिए बहुत सहायक होगी। ये महत्वपूर्ण चर्चा है स्ट्रक्चरल ऑडिट पर और जितनी ऊंची बिल्डिंगें हैं वो कितनी सेफ हैं, इस पर एक चर्चा है। आपने देखा होगा दिल्ली एनसीआर में कई बिल्डिंग ऐसी हैं जो जर्जर हो चुकी हैं, जबकि उनको बने हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ। ऐसे समय में लोगों का पैसा लगा हुआ है और वो अपना सेफ घर चाहते हैं। आज मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं आर्किटेक्ट हरीश त्रिपाठी जी। मैं नोएडा खबर के इस एपिसोड में हरीश त्रिपाठी जी का स्वागत करता हूं। डॉक्टर हरीश त्रिपाठी जी, नमस्कार। नमस्कार। जो दिल्ली एनसीआर में जितनी हाई राइज बिल्डिंगें हैं और पिछले दिनों से कई ऐसी बिल्डिंगें हैं जो 8-8, 10-10 साल से अधूरी पड़ी हैं, ऐसे समय में स्ट्रक्चरल ऑडिट कितनी महत्वपूर्ण है? आपने दिल्ली एनसीआर में इस मुद्दे पर स्टडी भी किया होगा जी। इस बात की चर्चा पिछले जब ये अपना ट्विन टावर्स टूटे थे जी, उसके बाद से ये हो रही थी कि पोस्ट कंस्ट्रक्शन ऑडिट की बात करी जा रही थी। और पोस्ट कंस्ट्रक्शन ऑडिट में बेसिकली क्या था कि हमारे यहाँ जो अथॉरिटी में या लगभग एनसीआर में एक जैसी है व्यवस्था, तो उसमें क्या है कि आप क्या करते हैं कि पहले जो है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन करते हैं और एक कंसल्टेंट जो है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन करता है, फिर उसकी किसी भी इंस्टीट्यूशन से वेटिंग होती है। तो वो पार्ट तो ठीक रहता है कि मतलब इतना स्टील लगेगा और इतना इस ग्रेड का कंक्रीट होगा। और यहाँ तक तो लगभग अब ढेर सारे कोड्स, ढेर सारे व्यवस्थाएं, अर्थक्वेक के प्रोविजन, सारी चीज़ें लगभग अब तक की जो नो हाउ है उसके हिसाब से सारा कुछ उस लेवल पे शायद सही हो जाता हो कि एक स्ट्रक्चर इंजीनियर ने कर दिया सही से डिज़ाइन, फिर उसकी वेटिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन अब मुद्दा आता है कि जो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में जो क्वालिटी का इशू है कि बिल्डर ने ज़्यादातर ढेर सारे बिल्डर्स तो ऐसे हैं कि उनको 10 टावर बनाने हैं, एक टावर एक कॉन्ट्रैक्टर को लगा लिया, दूसरे में किसी को लगा लिया, फिर कुछ छोटी मोटी अपनी टीम रखी। मतलब हर लेवल पे वो प्रोफेशनलिज्म जो आप सोचते होंगे कि शायद टाटा कर रहा है, एल&टी कर रहा है, मतलब एक नाम किसी के लेने की बात नहीं है, लेकिन मतलब कि वो जो प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए वो शायद नहीं रह पाता है। और बिल्डर की तरफ से ये है कि न चाहते हुए भी, मतलब वो शायद उसका ऐसा कुछ नहीं है कि वो ऐसा चाहता हो कि वो खराब क्वालिटी दे, लेकिन एंड रिजल्ट ये हो जाता है कि उसमें क्वालिटी इश्यूज आने लगते हैं। अब क्वालिटी इशू 2 लेवल पे आने की चीज़ें हैं। एक तो क्वालिटी ऑफ कंक्रीट, मतलब मैं बताना चाहूँगा कि जैसे होता है कि इसमें ग्रेडिंग होती है कंक्रीट की कि M25 है, M30 है। पीछे भी इस तरह के तमाम इश्यूज आए थे कि ट्विन टावर के बगल वाले टावर में जब ब्लास्ट के पहले वो किया गया था, तो उसमें पाया गया कि जहाँ पे ये था प्रिस्क्राइब कि M30 कंक्रीट है, वो पता चला कि M15 निकल रही है। अभी पीछे हम लोगों के एक साइट पे ये हुआ नया कंस्ट्रक्शन, ऐसा किसी का कोई इंटेंट ऐसा नहीं था कि उसमें कंक्रीट की क्वालिटी गड़बड़ हो, लेकिन जो सप्लाई की गई है आरएमसी प्लांट से, वो पता चला M30 के बजाय M13, M12 इस रेंज की आने लगी। तो है क्या कि ये जो क्वालिटी इशू है, एक तो ये, दूसरा ये है कि स्टील में 2 चीजें होती हैं कि स्टील में आपने कौन से ग्रेड का स्टील लगाया, और दूसरा जो प्रिस्क्राइब्ड था,
जब आपकी डिजाइन में वेटिंग हुई, मान लिया कहीं पे कहा गया कि ऐसा ये 20 डाया का स्टील लगेगा, तो वो 20 डाया का लगा या नहीं लगा, क्योंकि किसी भी कंस्ट्रक्शन उसमें इतने लेयर्स हैं कि वो क्वालिटी, मतलब वो चीजें इंश्योर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो कुल मिलाकर के मतलब, तो अब अच्छा दूसरा फिर कितनी क्योरिंग हो रही है, कितना सभी लोग जानते हैं कि तराई कम हुआ, ज्यादा हुआ, या ज्यादा पानी मिला दिया या कम पानी मिला दिया, मतलब वो जो क्वालिटी इशू है। तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन ऑडिट में इसीलिए जरूरी हो गया कि जब आप जानते हैं कि आपका एंड रिजल्ट भी चेक किया जाएगा, तो शायद आप की सेंसिटिविटी बेहतर हो और आप हर लेवल पे शुरू से ध्यान दे पाए। खास तौर पर हम ऐसे मुद्दों पर, ऐसी बिल्डिंगों पर चर्चा जरूर करना चाहेंगे जिसमें 8-8, 10-10 साल बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, नीचे बुनियाद बना दी गई, स्लैब डाल दिए गए और अधूरा छोड़कर वो बिल्डिंग आज भी अधूरी पड़ी है। जब वो 2 साल बाद, 3 साल बाद वो बिल्डर उनको बनाएगा तो उसकी जो बुनियाद है उस पर कितना मतलब स्ट्रेंथ कितनी कम रह जाएगी, उस पर क्या असर पड़ेगा? नहीं, वो तो देखिए असर तो इवेंचुअली देखिए बिल्डिंग, कंक्रीट की बिल्डिंग बनी, और जैसे होता क्या है कि जब आप उसको बीच में अधूरा छोड़ देते हैं या तो उसमें किसी भी तरीके का प्रोटेक्शन है नहीं। बाद में तो आप क्या होता है कि आपने रूफ पे सारा कुछ प्रोटेक्ट किया, टेरेसिंग कर दी, वाटरप्रूफिंग कर दी, हर चीज कर दी, तो इवेंचुअली आपका जो स्टील है, अच्छा इसीलिए क्वालिटी कंस्ट्रक्शन में ये भी कहा जाता है कि प्रॉपर कवर होना चाहिए जिससे कंक्रीट के अंदर आपका स्टील का कोई भी कंपोनेंट जो है बाहर ना हो। क्योंकि ये एक्सपीरियंस अभी तक देखिए डीडीए फ्लैट्स में सब में ये इस तरह के जो पुराने जितने भी वो रहे हैं, सब में जो क्वालिटी इशू होने पे जो सबसे खतरनाक चीज होती है कि रस्टिंग ऑफ स्टील। अच्छा, वो रस्ट कर जाता है, फिर उसकी जो स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो ऑब्वियसली जब ये बिल्डिंग इस तरीके से एक्सपोज रहेंगी तो उनमें रस्टिंग है, और एक लंबे ड्यूरेशन में समझा जा सकता है कि रस्टिंग जो परसिस्ट करेगी तो ऑब्वियसली उसकी स्ट्रेंथ में जो है फर्क बहुत आएगा। अच्छा, जिस तरह से बिल्डिंग, अब क्योंकि पहले सरकार बिल्डिंग बनाती थी, अब ज्यादातर निजी क्षेत्र को दे दिया गया है, तो ऐसा कोई यूनिफॉर्म फार्मूला पूरे देश में इन बिल्डिंगों की सेफ्टी के लिए है जो आपकी नजर में ऐसा लगता है कि वो अभी लागू नहीं है, उसको लागू किया जाना चाहिए? नहीं, देखिए लागू नहीं है में सबसे ज्यादा तो ये पोस्ट कंस्ट्रक्शन वाला एक चीज आया है जो शायद ऑल इंडिया लेवल पे तो नहीं ही लागू है, और नोएडा ने अभी जो इसमें किया है, और इसमें कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस को इम्पैनल किया है। अब पूरी रूपरेखा तो समझना पड़ेगा, लेकिन जैसे मेरे हिसाब से जो है कि इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि पोस्ट कंस्ट्रक्शन ऑडिट में कि जो 2 चीजें, जिस चीज की वेटिंग हो रही है, पहले वेटिंग आपने इसी बात के लिए, ये अच्छा शुरू, पहले शायद कभी ये भी नहीं होता रहा होगा कि किसी मतलब एक स्ट्रक्चर इंजीनियर वो कर रहा है पूरा उसका स्ट्रक्चर बना रहा है, एक इंस्टीट्यूशन कोई उसकी वेटिंग कर रहा है, वो ये बता रहा है कि हाँ सब कुछ सही है, और अब जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि ये इंश्योर करी जाए कि सब कुछ होने के बाद सारी परिस्थितियां, चाहे वो 4 साल लगा, 6 साल लगा, चाहे जिन परिस्थितियों में काम हुआ वो लेबर रेट से हुआ या किसी कॉन्ट्रैक्टर को देके हुआ, कितनी उसमें बीच में कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में कितना क्वालिटी एश्योरेंस रखा गया, वो सब अपनी जगह है, लेकिन लास्ट में जो एंड प्रोडक्ट आया उसकी जो है हर लेवल पे टेस्टिंग हो। अच्छा, टेस्टिंग के लिए देखिए, टेस्टिंग के लिए अब सारी मेथडोलॉजीज हैं, अब उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि बिल्डिंग को तोड़ना पड़ेगा, अब सारा स्कैन करके आप बता पाएंगे शायद कि आपका क्या स्टील है, और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट ढेर सारे हैं जिनमें कि आप कंक्रीट की क्वालिटी और स्टील दोनों लेवल्स पे आप जो है टेस्ट कर पाएंगे। और बाकी क्वालिटी जैसे और चीजों में इतना फर्क शायद नहीं पड़ता, अगर किसी ने बहुत बढ़िया प्लास्टर देखने में अनइवन कर दिया तो शायद वो एक अलग तरीके की क्वालिटी इशू है। अच्छा, वो जब तक गिर नहीं रहा है तब तक वो शायद अपने यहाँ लोग इग्नोर कर देते हैं।
तो वो क्वालिटी पे अभी तो हम जा नहीं रहे हैं, लेकिन ये क्वालिटी की जिसमें कि आपकी बिल्डिंग इंटैक्ट रहे, उसका उसका स्ट्रक्चर इंटैक्ट है और एक लाइफ जो उसकी एनविसेज की गई है मोर देन 50 इयर्स, उस टाइम तक ये ना हो कि पता चला कि जैसे अभी तमाम शिकायतें तमाम उसमें आ रही हैं कि पता चला कि साहब बैठे हुए हैं और प्लास्टर गिर पड़ा। तो ये सब क्वालिटी इश्यूज हैं। तो इन सब के लिए जितने भी टेस्ट सारे अवेलेबल हैं और पोस्ट कंस्ट्रक्शन थॉरोली, अब अगर इंस्टीट्यूशन से इन्वॉल्व हो रहे हैं तो अपने साथ देखिए उसमें भी वही बात है कि अगर जितना वो डीप में जाएंगे और तमाम टेस्टिंग एजेंसीज को रियल में इन्वॉल्व करके और हर तरीके से चीज़ों को डिटेल में जाके अगर देखा जाएगा तब वो सर्टिफिकेशन जारी किए जाएंगे, तो जो है उसका फायदा जो है वाकई जनता को भी मिलेगा। और दूसरा ये चीज जब अभी तो देखिए अभी तो ये चीज था नहीं, तो जो प्रोजेक्ट जैसे होगा वो होगा, क्योंकि अगर आपकी इसमें दूसरा इश्यू होता है ना, मान लिया आपकी कंक्रीट की क्वालिटी वो नहीं आई तो सारे रेट्रोफिटिंग और कैसे उसको मजबूत बनाया जाए, तो वो सारा एक लंबा सारा प्रोसीजर हो उसमें डालना होगा। लेकिन एक बात मैं जो समझ पा रहा हूं कि अगर ये बात शुरू से डिक्लेयर अब जितने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स होंगे तो आपको पता है कि केवल वेटिंग ही नहीं है, अब आपको पोस्ट कंस्ट्रक्शन भी ऑडिट कराना पड़ेगा और उस पोस्ट कंस्ट्रक्शन ऑडिट में सारे टेस्ट अगर किए जाएंगे तो शायद आप शुरू से अपनी क्वालिटी को लेकर के बिल्डर भी चिंतित रहेगा और वो शायद ज्यादा अपने को पर्सनली इन्वॉल्व करेगा कि नहीं भाई इसमें कोई रिस्क जो है हमें नहीं लेना है। अच्छा, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है खासकर नोएडा के संदर्भ में कि नोएडा शहर वो हिंडन और यमुना के बीच में बना हुआ है जी। तो यहाँ पे जो अपर लिमिट हाई राइज की 50 मंजिल 60 मंजिल तक की जो कर दी 80 मंजिल तक की, क्या वो व्यवहारिक रूप से वो सही है? क्योंकि ये एक रेतीली इलाका है और उसमें बहुत सारे अधिकारियों से हमारी बात होती है, वो बोलते हैं इतनी हाई राइज बिल्डिंग की इजाज़त नोएडा में कम से कम नहीं दी जानी चाहिए। और जबकि एक सुपरनोवा बिल्डिंग है, मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो यमुना से मात्र 200 या 300 मीटर की दूरी पर है। तो क्या इस तरह की हाई राइज बिल्डिंगों की इजाज़त दी जानी चाहिए थी? देखिए अब ये पूरा अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप देखें तो तमाम मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं जहाँ की वो क्या कर रहे हैं कि उनके यहाँ लैंड नहीं है, समुद्र के अंदर जा करके वो लैंड प्रोक्योर कर रहे हैं। तो जहाँ तक तकनीकी का सवाल है, तकनीकी लेवल पे तो हम लोग इन द सेंस कि ये वर्ड जो है कंस्ट्रक्शन वर्ड काफी आगे बढ़ चुका है। अब होता क्या है कि टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है। अब इसमें सब में क्या है ना, लोग क्यों कहते हैं कि क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, उसमें क्या है कि आप ये बात तो आप कहते हो कि आपके पास तकनीकी है, लेकिन जो क्वालिटी एश्योरेंस होना चाहिए, अच्छा देन जो रिस्क फैक्टर है, मतलब जो रिस्क है उससे इन्वॉल्व वो ऑब्वियसली ज्यादा है। लेकिन ये है कि टेक्नोलॉजिकली आप इतने साउंड हैं कि इस तरह की जमीन में आप कितनी भी मंजिल की बिल्डिंगें बना सकते हैं। अब ये आपको देखना है कि अगर आप उस तरह के कंस्ट्रक्शन में जा रहे हैं तो आप कोई भी लैप्सेस उसमें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो लोग सेफर भाई लोग लो राइज किस लिए जा रहे थे, या अभी जैसे वहां का मसला है उत्तरांचल का, तो ये बात हो रही कि भाई अगर आप 8-8, 6-6 स्टोरी वहां कर दे रहे हो, कोई भी ऐसी दिक्कत होती है तो डेंसिटी इतनी ज्यादा, इतनी पॉपुलेशन हो जाती है कि आपका कोई भी उनको इवन विस्थापित करने में आपको कितनी एनर्जी लग रही है। अब लो राइज अगर छोटा छोटा है तो ऑब्वियसली उनके लिए इजी है। तो पर्सनली मतलब मेरा ऐसा मानना नहीं है, लेकिन जिस तरीके के क्वालिटी इश्यूज हमारे यहाँ आ रहे हैं, एक साधारण सी चीजों में किसी की छत गिर जा रही है तो किसी के कॉलम गिर जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनमें रिस्क इन्वॉल्व तो है ही, अगर क्वालिटी एश्योरेंस नहीं करेंगे।
गुड़गांव में भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, जो कोर्ट के आदेश पर 2 बिल्डिंगों को ढहाया जा रहा है बाकायदा। हाँ। तो वो केवल इसलिए कि उसकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं थी और वहां पे लोगों ने पैसा लगाया। आज भी जब लोग जाएंगे, कोई भी आदमी घर खरीदने जाता है तो वो हाई राइज बिल्डिंगों में इसलिए खरीदता है कि वो सेफ्टी के लिहाज से कई चीज़ें होती हैं जो उसकी सिक्योर अपने को समझता है। लेकिन अगर बिल्डिंग की क्वालिटी ही डाउन होगी, या आने वाले दिनों में कोई आदमी, क्योंकि आप आर्किटेक्ट हैं, तो अगर कोई आदमी अपने घर की या अपने जहाँ जिस परिसर में वो रह रहा है हाई राइज बिल्डिंग में, अगर वो ये पता लगाना चाहे कि हमारी इसकी स्ट्रक्चरल सेफ्टी कितनी है, तो वो कैसे पता लगाए? उसके बारे में क्या कोई जागरूकता को लेकर सरकार की तरफ से या आपकी जो संस्था है उसकी तरफ से कोई प्रयास किए जाएंगे? देखिए, इसमें क्या है कि अभी जो इसमें आप नोएडा का ही देख लीजिए। अभी ये बात हुई है, जो मेरे संज्ञान में आया है कि ऐसा निर्णय कुछ लिया गया है कि किसी भी सोसाइटी में अगर 25% से ज्यादा लोग डिमांड करेंगे तो उसके ऑडिट के लिए सोसाइटी RWA या बिल्डर जो भी होगा उसको अथॉरिटी जो है बाध्य करेगी। कुल मिला के देखिए, कोई भी बिल्डिंग अगर वो उसमें दिक्कत है तो सिम्टम्स ये इलनेस की तरह है कि जैसे आपको अगर कोई बीमारी है तो कुछ ना कुछ सिम्टम्स आने लगेंगे। तो जो बिल्डिंगें इस तरीके से हैं उनमें कुछ ना कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं कि मतलब क्वालिटी के इश्यूज केवल एक लेवल के इश्यूज नहीं होते हैं। पता चला कहीं प्लास्टर गिर रहा है तो कहीं सब क्रैक हो रहा है, तो कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो नॉर्मल ये तो काफी अपरेंट चीजें हैं। तो इनमें तो ये है कि आप सबको दिखेगा ही। तो ऐसे में देखिए, कुल मिला के सोल्यूशन चाहे जैसे आप फुल बॉडी चेकअप करते हैं तो सोल्यूशन तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन ऑडिट ही है, जिसमें कि आपकी बिल्डिंग पूरी, चाहे उसमें अपरेंट मतलब एक जाहिर तौर पे कोई चीज आपको दिख रही है या आपको लगता है कि ये उन परिस्थितियों के लिए डिजाइंड है कि नहीं है, जब आपका 7 का 8 का इस तरह के, जिस तरीके के हम जोन 5 में हैं, और अगर उस तरीके का अर्थक्वेक आता है तो ये बिल्डिंग सस्टेन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो टेक्नोलॉजी तो आपके पास है, बट ऑब्वियसली आपको उस प्रोसेस में जाना पड़ेगा। आपको कोई ऑडिट के लिए कोई स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट वो करके फिर सारा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करके ही आपको देखना पड़ेगा। फिर उसका पूरा मॉडलिंग करके वो देखेंगे, सारा टेस्ट करके कि सारा कुछ ये सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। एक और महत्वपूर्ण है कि जब प्राइवेट सेक्टर में तो हम कर रहे हैं बात, लेकिन जैसे कोई भी सरकारी एजेंसी, अगर अपने खास तौर पर मैं नोएडा का उदाहरण लूंगा कि यहाँ पर श्रमिक कुंज बनाए गए जो श्रमिक वर्ग के लिए थे, और वो सेक्टर 110 में है, इधर सेक्टर 66 में है, लेकिन उनकी हालत इतनी ख़राब है। तो उसमें रहने वाले लोग, जब आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सोसाइटी के लिए फ्लैट बना रहे हैं, तो उसमें रहने वालों की ज़िंदगी भी उतनी कीमती है जितनी लग्जरी घरों में रहने वाले। तो उन लोगों की सेफ्टी के लिहाज से अगर देखा जाए तो सरकारी प्रोजेक्ट की भी ये स्ट्रक्चरल ऑडिट होनी चाहिए। ये कौन करेगा? इसका खर्चा कौन वहन करेगा? नहीं, अब देखिए, खर्चे का जहाँ तक सवाल है या होना चाहिए, तो इसमें तो मेरे ख्याल से जैसे जो फ्लैट्स नोएडा अथॉरिटी ने बनाए हैं, तो अब लीगल स्थिति तो मैं नहीं जानता हूँ कि पूरा इन्होंने RWA को सौंप के ये बिल्कुल अलग हो गए हैं या ये अभी भी उसकी कुछ एक पार्टी हैं। और अगर मान लिया पार्टी ना भी हो तो सोशल वेलफेयर के हिसाब से देखिए तो अथॉरिटी को कहीं ना कहीं अपने को इन्वॉल्व करके, और अब इन सब की RWAs कितना, या ये इनसे सिंबॉलिक तौर पे या किसी तौर पे इनको फाइनेंशियली कितना आप एक्सपोज कर सकते हैं उसमें मुझे नहीं मालूम है। लेकिन ऑब्वियसली अथॉरिटी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने खुद किए हैं उनकी भी वो जांच करा लें और उनको देख लें, उनकी जांच करा लें और उनको देख लें कि वो आखिर भाई ठीक है, और लोगों को कहा जा रहा है। लेकिन जिनमें अगर स्थिति मैंने जैसे कहा ना कि अपरेंट तौर पे अगर लग रहा है कि इसमें ये जो है क्रैक्स आ रहे हैं या कहीं भी कुछ चीजें दिख रही हैं, तब तो जरूर करा लेना चाहिए। बाकी तो इवेंचुअली
असर तो है ही। हाँ, अच्छा, अभी आपने उत्तरांचल की चर्चा की, जोशीमठ की चर्चा की, जहाँ धसी है जमीन और लोगों में हड़कंप भी है, तो आपने इस पे कभी कोई स्टडी किया, कोई इस तरह का, कि क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर में भी ऐसा हुआ, रियासी के आसपास, और इधर पहाड़ी क्षेत्र में लगातार ऐसा हो रहा। और आज ही एक रिपोर्ट आ रही है कि वहाँ पे इतनी झील बन गई हैं कि अगर वो टेम्परेचर ज़्यादा हुआ या जल का कहीं से निकासी हुई तो केदारनाथ जैसी तबाही फिर आ सकती है। तो ये जो प्राकृतिक इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, उनको लेकर क्या पहले से गवर्नमेंट को इस तरह का आभास नहीं होता है, जिसपे इस तरह की चीज़ें देर टाइम से पता लगता है? नहीं, देखिए, इसमें दो बातें हैं जी। एक तो ये है कि ये सब इकोलॉजिकल फ्रजाइल जोन है, ये सबको पता है। और शुरुआत से आप ये देख लिए, वैदिक टाइम से लेकर के आज तक हम पूरे इंडिया का वो देख लीजिए, तो क्यों आखिर इन सब जगहों पे इतनी आबादी क्यों नहीं हुई? आखिर लोगों के एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे ना हजारों हजार साल से। और ये कहना कि सडनली कुछ हो गया है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग है, ये है, वो है, सडनली ऐसा नहीं है। ये आप किसी भी बारिश के बाद चले जाइए, आप देख लीजिए वहां की सड़कों की क्या हालत होती है। प्रॉब्लम ये है कि आप सोचते हो कि आप जैसा जो काम आप प्लेन्स में कर सकते हो वही सेम अब आप देख लीजिए जोशीमठ के अंदर जो 2 होटल उनके झुके थे, आपने देखा था, 6 स्टोरी 7 स्टोरी। अब आप देख लीजिए एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन जहां कायदे से आपको शुरू में यही कहा जाता था कि साहब यहाँ पे जीआई की शीटिंग की रूफ बना करके, आपने देखा होगा सारे शीट के हाउसेस बनते थे। तो एक स्टोरी 2 स्टोरी, तो दो बातें हैं उसमें। एक तो जब आपका लो राइज रहता है तो एक तो ये रहता है कि उसमें वो और कंस्ट्रक्शन जो वहाँ की विजडम के हिसाब से उन लोगों ने कर रखा था कि भाई ठीक है, उतना उस तरीके का की बिल्डिंग नहीं रहेगी जो एकदम से 6-7 स्टोरी की जो एकदम से किसी भी सिचुएशन में पता चला कि एकदम गड़बड़ हो गई। और दूसरी बात यह है कि लोग एक जगह, अब आप देखिए, कुछ भी जरा सा भी कुछ हुआ तो ठीक है भाई, 1000-2000 लोग हैं, उनको आपने कहीं विस्थापित कर दिया। अब पता चला कि एकदम से सुपर डेंसिटी का एकदम से सिटी, आप जैसे आप दिल्ली को कर रहे हो वैसे आप सोचते हो कि जोशीमठ को कर दोगे। ये चीज गड़बड़ है। मतलब कुल मिला करके अगर आपको अर्बन, एक तो इको सेंसिटिव जोन्स, तो इसको वो करना ही पड़ेगा, और सब अगर जो भी हो तो इतना डेंस ना हो और इतना हाई राइज ना हो, लो राइज ही रहे, तो शायद ये बेहतर मैनेजमेंट हो पाएगा जो है। अब बस आखिरी सवाल ये है कि जब नोएडा बना था, खासतौर पर मैं नोएडा पर फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि नोएडा इस समय ज़्यादा उस संवेदनशील स्थिति में है कि जब नोएडा बना था तब 80 pph यानी 80% पर हेक्टेयर रहेंगे, इसको आधार बनाया गया था जी। और हाई राइज बिल्डिंगों के चलते जनसंख्या घनत्व इतना बढ़ गया है कि अब ये शायद 2250 तक पहुंच गया है, 2250 pph। तो इस तरीके से जो बढ़ोतरी हुई है उससे किसी शहर की प्लानिंग पर, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उसकी सड़कों पर, ट्रैफिक सिस्टम पर कितना असर पड़ता है? नहीं, असर तो ऑब्वियसली, अब आप देखिए ना कि डेंसिटी से किसी टाइम में जो डेंसिटी थी उसके हिसाब से आप लो राइज के अंदर सारा कुछ शायद कर पाते, लेकिन अब तो हाई राइज ही केवल सोल्यूशन रह गया। दूसरी बात यह है कि उसमें सबसे बड़ा जो हाई डेंसिटी का, सडनली अब आप किसी उसमें जाइए तो आपको शायद रात के टाइम पे आप 12 बजे 1 बजे जिस समय गाड़ियां नहीं चल रही हो तो आपको लगेगा नहीं कि यहाँ इतने लोग रह रहे हैं, सब बॉक्सेस में लोग अपना भरे हुए हैं। लेकिन जिस मोमेंट पे वो सड़क पे आते हैं तो एक तो आपका ट्रैफिक, जो जिस तरीके की रोड्स हैं और जितनी व्हीकल्स, जिस तरीके का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे तो उतनी डिपेंडेंसी लोगों की है नहीं, तो इंडिविजुअल, इन सब शहरों में क्या है कि इंडिविजुअल व्हीकल्स बहुत ज्यादा हैं, तो जितना आप डेंसिटी बढ़ाते जाते हैं सड़कों पे डेंसिटी बढ़ रही है। अच्छा, दूसरा आता है सर्विसेज पे।
तो जितनी सर्विसेज जो प्लान की गई जिस तरीके से, वो चाहे सीवरेज सिस्टम हो, चाहे ड्रेनेज सिस्टम हो, अब ड्रेनेज का यहीं देख लीजिए सारा क्या हाल होता है, या बगल में पूरा तालाब बना हुआ है। ये हम लोग पिछले 10 साल से यहाँ पे बोल रहे हैं लोगों को। जी जी जी। तो सारी सर्विसेज जो है उस हिसाब से अफेक्टेड हो रही हैं। और दूसरा ट्रैफिक का तो सबसे ज्यादा है। तो क्वालिटी, और देन ऑब्वियसली एक पार्क है, पता चला है कि 2 एकड़ का पार्क है, उसमें कल 50 लोग बैठते, आज वहां पे 1000 लोग बैठने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है दैट डिटोरिएट्स, आपकी प्राइवेसी, आपका मतलब एक जो क्वालिटी ऑफ सिटी है वो फिर वो नहीं रह सकता है जो शायद कभी लोगों ने 50 साल पहले विजुलाइज किया होगा कि होगा जो है। एक और रह गया चलते हुए महत्वपूर्ण सवाल है कि बिल्डिंग बनने के बाद जब कोई प्लान बन जाता है, पास हो जाता है, और उसमें पता लगता है कि इसमें 1200 लोग रहेंगे या 1200 फ्लैट बनेंगे, और उसका जो डिजाइन है वो 1200 के हिसाब से तैयार होता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसकी FAR बढ़ाकर उसको 2400 कर दिया गया, 3600 कर दिया गया। तो वो जो असर पड़ा, क्या वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि बिल्डिंग एक बार पास हो गई, उसकी मजबूत नींव पड़ गई, उसके बाद अगर उसमें FAR बढ़ाया जाता है तो उनकी खुद की जो जिन्होंने खरीदा बायर्स ने, उसके साथ धोखा है। नहीं, वो तो देखिए ये बात जो जैसे ट्विन टावर के बारे में लोग कहते हैं, ट्विन टावर वाले जो मैं पर्सनल मेरा टेक है कि ये लोगों की जो जस्टिस मतलब जो जजमेंट आया, तो मेरे हिसाब से ये लोगों के उस अधिकार की सुरक्षा हुई जिसमें यह है कि आपको ये चीज दी जा रही है, आपको पता है कि मुझे ये चीज मिल रही है। जब तक आप वहां पहुंचने की स्थिति में हुए तब तक पता चला नहीं ये नहीं ये नहीं ये। तो अल्टीमेटली क्या है कि आपका जो एक ग्राहक की तरह या एक जो एक क्वालिटी ऑफ लिविंग जो आपने एक्सपेक्ट की है उसके साथ समझौता हुआ। अब ये सोसाइटी है, इसमें 383 फ्लैट्स हैं। अगर अभी एक टावर और बन करके इसमें 1000 लोग और आ जाएं तो प्रेशर तो हर लेवल पे आने वाला है लोगों का। अच्छा है क्या कि शुरू में अगर आप बताते हो कि 1000 इसमें आ रहे हैं, तो अगर मैं आ रहा हूं तो मुझे पता है कि इसमें 1000 लोग रहने वाले हैं। लेकिन वही चीज पहले आपने कहा कि बस अब यहाँ पे पार्क होगा, यहाँ इतनी स्टोरी का होगा, 1000 फ्लैट्स होंगे। अब आप बनते पता चला 5000 फ्लैट्स उसमें कर दे रहे हो, 4000 फ्लैट्स कर दे रहे हो। ये लोगों के साथ धोखा है, मतलब ये उनके साथ चीटिंग है, एकदम सरासर चीटिंग है, ये उनके अधिकारों का हनन है। तो जो उस केस में यही मुझे जो समझ में आया कि लोग कहते हैं कि इस स्ट्रक्चर को बचा लिया गया होता तो मेन जो उनके उस अधिकारों का हनन हुआ था वो शायद लोगों को समझना चाहिए कि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपने बड़े ज्वलंत मुद्दे पर हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी। धन्यवाद विनोद जी। अभी आप देख रहे थे स्ट्रक्चरल ऑडिट के मुद्दे पर। दिल्ली NCR में हाई राइज बिल्डिंगों के इस मुद्दे पर ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जो बिल्डिंग में घर खरीदने जा रहे हैं उसका फाइनल शेप पहले ही हो जाना चाहिए, उसमें बदलाव ठीक नहीं है। बार बार बदलाव से उनके अधिकारों का हनन होता है और उसकी जो स्ट्रक्चरल जो ढांचा है बिल्डिंग का उस पर भी असर पड़ता है। इन सब मुद्दों पर हमारे साथ बात की। ऐसे ही और मुद्दों पर हम आपके साथ और लोगों को जोड़ेंगे। आप देखिए ये इस तरह के हमारे इस एपिसोड को। और अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस एपिसोड पर आपकी क्या राय है वह प्रतिक्रिया दीजिए। धन्यवाद।